अंततः 1995 में विकलांगता कानून पारित कराने में सफलता प्राप्त की। यह स्वयं भी विशेष क्षमता वाले लोगों की श्रेणी में आते हैं, यानी कि ये स्वयं भी विशेष क्षमता वाले लोगों की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इनको भी कोई ना कोई शारीरिक विकलांगता थी। देखिए, भारत में सभी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। भारतीय संविधान भी प्रत्येक भारतवासी को समानता का अधिकार देता है, यानी कि एक जैसा हक देता है। इसी को साकार करने की पहल की एनसीपी-ईडीपी के प्रमुख श्री जावेद आबदी जी ने। आइए उनसे हुए साक्षात्कार के कुछ अंश यानी कि कुछ पाठ पढ़ें और उस पहल के बारे में जानें। यानी कि इन्होंने एक पहल की एनसीपी-ईडीपी के प्रमुख, इसकी स्थापना की थी इन्होंने। चलिए जानते हैं इनके बारे में कि इन्होंने कैसे क्या किया। साक्षात्कार यानी कि सवाल जवाब करने वाले। साक्षात्कारकर्ता अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ बताएं, यानी कि जावेद जी से उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ पूछा जाता है। जावेद आबदी: मेरा जन्म अलीगढ़ में बहुत ही साधारण परिवार में हुआ। मेरे पिता अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक थे, यानी कि विश्वविद्यालय यानी कि कॉलेज में टीचर थे इंग्लिश के। मैं अपने माता पिता की पहली संतान था। मुझे लेकर घर में काफ़ी उत्साह था, एक खुशी का माहौल था। लेकिन पैदाइश के तुरंत बाद डॉक्टरों ने मेरी पीठ पर एक सूजन सी देखी और उसके आधार पर मेरे माता पिता से कहा कि ये बच्चा 20 दिन से ज़्यादा नहीं जी सकेगा। खैर, मेरे माता पिता ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने मुझे मेरा नाम दिया जावेद। जावेद नाम का अरबी भाषा में मतलब होता है अमर, जो कभी ना मरे। मेरे परिवार और दोस्तों के बीच आज भी ये मजाक का विषय है कि कुछ हो ना हो, कम से कम नाम ने अपना असर दिखाया। 20 दिन क्या, 20 साल से भी ऊपर तुम्हारा जीवन कायम है। आगे देखिए, अब साक्षात्कारकर्ता का दूसरा सवाल, आगे क्या हुआ। जावेद आबदी जी कहते हैं कि 8 साल तक मैं बिल्कुल सामान्य रहा, दौड़ता था, चलता था। फिर 8 साल की उम्र में समस्याएं यानी कि परेशानियां उनके जीवन में शुरू हो गई थी। थोड़ा सा पाँव में लंग आ गया, यानी कि थोड़ी लचक आ गई। उसके बाद सर्जरी हुई उनकी। 10 साल की उम्र में दोबारा सर्जरी हुई। 10 साल की उम्र तक मैं बैसाखी पर आ गया था, और बैसाखी मतलब जानते हैं ना, जो लकड़ी की बने होते हैं डंडे से, यानी कि उनसे वो सहारा लेकर चलते थे। और 15 साल की उम्र तक आते आते मैं व्हील चेयर पर आ गया, यानी कि वो फिर चलने लायक नहीं रहे, मतलब वो व्हील चेयर पर ही बैठकर अपना सारा काम करते थे और जाया आया करते थे। आगे देखिए, साक्षात्कारकर्ता इस बदलाव के कारण आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यानी कि आपके ऊपर जो परेशानियां आई थी कि आप चल फिर नहीं सकते थे, तो ये जो बदलाव आपके अंदर आया था, इसके कारण आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। जावेद आबदी जी कहते हैं कि ये जो मेरा बदलाव था सामान्य से बैसाखी और व्हील चेयर पर आने का, ये बड़ा खूबसूरत स्लो प्रोसेस है, यानी कि धीरे धीरे हुआ, जिसको मैंने बड़े ही सकारात्मक ढंग से लिया, यानी कि पॉजिटिव में। इस तरह से लिया कि मेरी विकलांगता से मेरी दोस्ती हो गई है, यानी कि वो निराश नहीं हुए और उन्होंने अपनी इस विकलांगता से दोस्ती कर ली, और मैंने कभी अपने आप को विकलांग महसूस नहीं किया, यानी कि वे अपने आप को कभी ये महसूस नहीं होने देते थे कि उनमें कुछ कमी है। इसे लेकर मेरे अंदर कभी कोई नाराज़गी नहीं थी, गुस्सा नहीं था। अगर मैं ऐसा हूँ तो हूँ। मेरा एक छोटा भाई और एक बहन है। मेरे माता पिता ने भी कभी भेदभाव नहीं किया। आमतौर पर जैसा सुनने में आता है, सबकी अपनी अलग कहानी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि बचपन बड़ा बुरा गुजरा, या बच्चों ने चिढ़ाया, या मोहल्ले वाले अच्छे नहीं थे। सबके अपने अपने अलग अलग अनुभव होते हैं। मैं अपने आपको खुशकिस्मत मानता हूँ। मेरे घर वाले, पड़ोस, दोस्त सब अच्छे थे। स्कूल में मेरी कक्षा को हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर रखने का इंतज़ाम किया गया। अन्य यानी कि जो जावेद आबदी जी की स्कूल में जो क्लास होती थी, वो स्कूल वाले उनकी क्लास को ग्राउंड फ्लोर यानी कि सबसे नीचे ही रखते थे, फर्स्ट फ्लोर पर ही। अन्य साधारण बच्चों की तरह ही बर्ताव किया जाता था। सज़ा भी मिलती थी, डांट भी पड़ती थी। मैंने अलीगढ़ से ही अपना हाई स्कूल और बीए किया, यानी कि हाई स्कूल यानी कि 10th और बीए यानी कि ग्रेजुएशन उन्होंने वहाँ से कंप्लीट कर ली थी।
आगे देखिए, साक्षात्कारकर्ता उनसे दूसरा अब अगला प्रश्न पूछते हैं, एनसीपीईडी से जुड़ने का मौका आपको कैसे मिला? जावेद आदिल जी कहते हैं कि एनसीपीईडीपी से जुड़ना मेरे लिए आसान नहीं था। पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे काफ़ी मशक्क़त के बाद अच्छी खासी पहचान मिल गई थी। साक्षात्कारकर्ता कहते हैं, पत्रकारिता ये क्या होता है? जावेद आदिल जी कहते हैं, पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, परंतु डॉक्टरी की पढ़ाई में मेरी रुचि यानी कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैं पत्रकार बनना चाहता था, मुझे लिखने पढ़ने का ज़्यादा शौक़ था। फिर आगे चलकर एक मौका मिला, एक स्कॉलरशिप मिली, अमेरिका जाने का मौका मिला उनको बहुत कम उम्र में। 1985 में मैं अमेरिका चला गया था। तब 20 साल का था। मैं वहाँ रहकर 4 साल पढ़ाई की और पत्रकारिता की डिग्री उन्होंने प्राप्त कर ली। इतनी भारी डिग्री पाने के बाद खुद पर गर्व था उनको, प्राउड था, घमंड नहीं था, भरोसा था, यकीन था। तब बुखार चढ़ा कि मैं भारत लौटूंगा। मुझे लगा 4 साल की डिग्री है मेरे पास, परंतु उसके बाद भी नौकरी नहीं मिली। यहाँ आने के 6 महीने बाद तक मेरे पास कोई नौकरी नहीं मिली। यानी कि उन्होंने इतनी बड़ी पत्रकारिता की डिग्री ले ली, लेकिन फिर भी उनको किसी ने नौकरी नहीं दी। यह मेरी ज़िंदगी का पहला सबसे बड़ा झटका था। साक्षात्कारकर्ता का अगला प्रश्न, नौकरी नहीं मिली लेकिन क्यों? जावेद आदिल जी कहते हैं कि मैं जहाँ कहीं साक्षात्कार देने जाता था, अपना इंटरव्यू देने जाता था, तो वहाँ कोई मेरी डिग्री, मेरी प्रतिभा को नहीं देखता तो सिर्फ क्या, व्हील चेयर पर बैठे आदमी को, जो अपाहिज है, विकलांग है। पहले से अनुमान लगा लिया जाता था कि यह व्यक्ति पत्रकार कैसे बन सकता है, ये चल फिर नहीं सकता, अपनी चेयर से उठ नहीं सकता है। तो ये सोचकर ही, उनको देखकर ही कोई उनको जॉब नहीं देता था और उनकी डिग्री वगैरह कोई नहीं देखता था। सिर्फ उनको देखते ही उनको जॉब के लिए मना कर देते थे, क्योंकि वो लोग ये सोचते थे कि जो व्हील चेयर पर बैठा आदमी है वो क्या काम करेगा। मेरी पीठ थपथपाकर मुझसे कहा जाता है कि आप बहुत बहादुर हैं, परंतु आपने गलत रास्ता चुना है। मुझे सुझाव दिए जाते हैं कि आप कोई ऐसी नौकरी करें जिसमें आपको अधिकतर बैठा रहना हो। यह पहली बार था जब विकलांगता मेरे चेहरे के सामने थी। यानी कि ये उनकी लाइफ में पहली बार हुआ था कि तब उनको फील हुआ कि वे विकलांग हैं। आगे देखिए, साक्षात्कारकर्ता का अगला प्रश्न, इस सच्चाई से सामना होने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? यानी कि आपको कैसा महसूस हुआ, आपका क्या प्रतिक्रिया रही आपकी? जावेद आदिल जी कहते हैं, यहाँ लौटकर मैं बहुत हैरान था कि विशेष क्षमता वाले लोगों के लिए ऐसी मानसिकता यानी कि सोच का कारण क्या है। विदेश जाकर मेरी आंखें खुल गई थी कि वह एक अलग दुनिया थी। यूनिवर्सिटी में एक भी कोना ऐसा नहीं था जहाँ कोई विकलांग आसानी से चल फिर ना सके, जा ना सके। पूरी यूनिवर्सिटी एक्सेसिबल थी। क्लासरूम, अपार्टमेंट्स, लाइब्रेरी, बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, बसें वगैरह सब। मन में सवाल आता था कि जैसा यहाँ है वैसा अपने देश भारत में क्यों नहीं है। बहरहाल मैंने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। क्या था, जो विदेश था जहाँ पर वो पढ़ने गए थे, वहाँ पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाता था, लेकिन यहाँ हमारे भारत में उनके साथ भेदभाव हो रहा था। उनको नौकरी नहीं दी गई, क्या सोचकर कि ये विकलांग हैं और ये कुछ काम नहीं कर सकते। आगे देखिए क्या हुआ। मैंने स्वतंत्र रूप से कई छोटे छोटे अखबारों के लिए लिखना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे मेरे लेखन से पहचान मिली। यानी कि उन्होंने लिखना शुरू किया तो जो उनकी लिखाई थी उसके लिए उनको पहचान मिली। लोगों की नज़र अब मेरी विकलांगता से हटकर मेरे काम पर गई। 6 महीने के भीतर पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरा नाम और काम जमना शुरू हो गया। फिर अचानक ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। मुझे राजीव गांधी फाउंडेशन में काम करने का अवसर मिला। मुझे विकलांगता प्रकोष्ठ को स्थापित करने का बड़ा मौका मिला। मेरे सामने बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि मैं क्या करूं, किसे चुनूं, पत्रकारिता या विकलांगता प्रकोष्ठ। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसके आगे का शेष भाग हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आप यहाँ तक रीड कीजिए, नेक्स्ट डे मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।